कहानी की शुरुआत ब्रैडली से होती है, जो एक गंजा और मजबूत आदमी है और एक कार मैकेनिक के रूप में काम करता है। एक दिन हमेशा की तरह ब्रैडली मरम्मत के लिए एक खराब कार लेकर गैरेज पहुंचता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि गैरेज का मालिक पहले से ही उसका इंतजार कर रहा है, जिससे वो तुरंत हैरान हो जाता है। इसके बाद मालिक ब्रैडली को अपने ऑफिस में बुलाता है। ये सुनकर ब्रैडली तुरंत समझ जाता है कि अब उसकी नौकरी जाने वाली है, और वही बात सच साबित होती है। मालिक उसे बताता है कि गैरेज आर्थिक संकट से गुजर रहा है और उसे कुछ कर्मचारियों को निकालना पड़ेगा, लेकिन असल में ये सिर्फ एक बहाना था। ब्रैडली का स्वभाव काफी सख्त है और मालिक उसे किसी ऐसे व्यक्ति से बदलना चाहता है जो उसकी चापलूसी करे और उसकी हर बात माने। बिना कोई हंगामा किए ब्रैडली चुपचाप लॉकर रूम में जाता है, अपना सामान उठाता है, अपनी कार लेता है और घर के लिए निकल जाता है। दोस्तों, यही वो पल है जहाँ से ब्रैडली का पतन शुरू होता है और ये कहानी के अंत तक चलता रहता है। ब्रैडली अपनी कार घर के सामने रोकता है और अचानक देखता है कि उसकी पत्नी लॉरेन अपनी कार के अंदर किसी से फोन पर बात कर रही है। ब्रैडली तुरंत शक करने लगता है। वो कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। जब उसे यकीन हो जाता है तो वो सीधे लॉरेन के पास जाता है और उससे कार का दरवाजा खोलने को कहता है। लॉरेन हैरान होकर कहती है कि तुम आज जल्दी घर आ गए। तभी ब्रैडली उसकी गर्दन पर लिपस्टिक के निशान देखता है और तुरंत उससे उसका फोन मांगता है, लेकिन लॉरेन फोन देने से इनकार कर देती है। ब्रैडली जबरदस्ती उसके हाथ से फोन छीन लेता है। उस समय उसका शक सच साबित हो जाता है। लॉरेन किसी दूसरे आदमी से फोन पर बात कर रही थी। गुस्से में ब्रैडली उसे घर के अंदर जाने को कहता है। लॉरेन कुछ कहना चाहती है और कहती है कि मेरी बात सुनो, लेकिन ब्रैडली उसे बीच में रोककर सख्ती से कहता है कि मैंने कहा अंदर जाओ। लॉरेन चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। कुछ समय पहले ही ब्रैडली अपनी नौकरी खो चुका था और अब अपनी पत्नी के अफेयर का पता चलने से वो और ज्यादा परेशान हो जाता है। गुस्से और निराशा से भरा ब्रैडली लॉरेन की कार पर अपना गुस्सा निकालना शुरू करता है। वो गुस्से में कार को तोड़ने और मारने लगा है। वो इतना गुस्से में आ जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसके हाथ बुरी तरह घायल हो चुके हैं। कुछ समय बाद ब्रैडली शांत हो जाता है। फिर वो घर के अंदर जाता है और लॉरेन से पूछता है कि वो कितने समय से उस दूसरे आदमी के साथ है। लॉरेन आखिरकार सच बताने का फैसला करती है। वो बताती है कि वो पिछले 3 महीनों से दूसरे आदमी के साथ रिश्ते में थी। वो ये भी बताती है कि कुछ दिन पहले उसका गर्भपात हुआ था, जिससे वो भावनात्मक रूप से टूट गई और बहुत उदास हो गई। उस समय ब्रैडली हमेशा काम में व्यस्त रहता था और घर पे बहुत कम समय बिताता था। इसी कारण लॉरेन खुद को बहुत अकेला और खाली महसूस करने लगी। अपनी कमजोरी में उसने उस भावनात्मक खालीपन को भरने के लिए दूसरे आदमी का सहारा लिया। सब कुछ सुनने के बाद ब्रैडली को एहसास होता है कि उसे अपनी पत्नी को और ज्यादा समय और ध्यान देना चाहिए था। वो लॉरेन से माफी मांगता है और वादा करता है कि अब से वे एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करेंगे। लॉरेन भी उनके रिश्ते को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ब्रैडली लॉरेन को बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। वो ये भी बताता है कि वो गिल नाम के एक आदमी के लिए काम शुरू करने की योजना बना रहा है, जो एक ड्रग लॉर्ड है। जैसे ही लॉरेन गिल का नाम सुनती है, वो तुरंत मना कर देती है। वो सख्ती से कहती है कि वो नहीं चाहती कि ब्रैडली उसके लिए काम करे। लॉरेन उसे याद दिलाती है कि तुमने कभी वादा किया था कि तुम उसके साथ काम नहीं करोगे। ब्रैडली जवाब देता है कि हाँ, मैंने ऐसा कहा था, लेकिन इन हालात में हम शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी सके। वो आगे कहता है कि परिवार चलाने के लिए पैसे चाहिए और अभी उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। वो ये भी कहता है कि वो ये काम बहुत सावधानी से करेगा। इसके बाद कहानी 18 महीनों आगे बढ़ जाती है। इस दौरान ब्रैडली का काम एक ड्रग कुरियर को ढूंढना होता है, जो एक अपार्टमेंट में रहता है और गुप्त रूप से अलग अलग ड्रग डीलरों को पैकेज डिलीवर करता है। डीलर से मिलने के बाद ब्रैडली सामान सौंप देता है। काम खत्म होने के बाद वो घर लौट आता है। अब ब्रैडली की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है, क्योंकि वो इस अवैध काम से बहुत पैसा कमा रहा होता है। वो अब एक बड़े घर में रहता है और उसके पास 2-3 लग्जरी कारें होती हैं। इसके अलावा लॉरेन कुछ दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जिससे उनकी जिंदगी में और खुशी आ जाती है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, गलत तरीके से किए गए काम आखिरकार मुसीबत लेकर आते हैं। एक दिन ब्रैडली लॉरेन को बेडरूम में ले जाता है। जैसे ही उन्हें शांति से बात करने का मौका मिलता है, ब्रैडली को गिल का फोन आ जाता है। गिल उसे अपने घर आने के लिए बुलाता है, जो विदेश में स्थित होता है। ब्रैडली तुरंत अपनी कार लेकर वहाँ चला जाता है। लॉरेन के चेहरे से साफ दिखता है कि वो उसके काम से खुश नहीं है। कुछ समय बाद ब्रैडली वहाँ पहुँचता है, जहाँ गिल उसका इंतजार कर रहा होता है। गिल एक शक्तिशाली ड्रग लॉर्ड होता है, जिसके लिए ब्रैडली काम करता है। दोनों आपस में व्यापार की बात करते हैं। गिल बताता है कि उसका एक दोस्त एलिजर है, जिसका मैक्सिको में काफी प्रभाव है। एलिजर के पास एक बड़ा काम है, जिसमें ब्रैडली की मदद चाहिए। कुछ देर बाद एलिजर अपने 2 आदमियों रोमन और पेड्रो के साथ आता है। एलिजर ब्रैडली को बताता है कि उसके पास एक बड़ा काम है और रोमन और पेड्रो उसकी मदद करेंगे, लेकिन ब्रैडली तुरंत उनके साथ काम करने से मना कर देता है। रोमन ड्रग्स का आदी होता है और ब्रैडली को डर होता है कि वो मिशन के दौरान गलत हरकत कर सकता है और सभी को पुलिस से पकड़वा सकता है। एलिजर अपने आदमियों का बचाव करता है और कहता है कि रोमन और पेड्रो उसके सबसे अच्छे लोग हैं। फिर भी ब्रैडली मना कर देता है। तब गिल उसे अलग ले जाकर समझाता है कि ये काम उन्हें बहुत बड़ा मुनाफा दे सकता है। वो ये भी वादा करता है कि जब उसका बच्चा जन्म लेगा तो उसे 3 महीने की छुट्टी दी जाएगी। कुछ सोचने के बाद ब्रैडली आखिरकार तैयार हो जाता है, लेकिन वो एलिजर से कहता है कि वो पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेगा और रोमन और पेड्रो को उसकी बात माननी होगी। एलिजर इस शर्त को मान लेता है। ब्रैडली रोमन से उसका परीक्षण करने के लिए पूछता है कि अगर मैं तुम्हें पैकेज फेंकने को कहूँ तो तुम क्या करोगे। रोमन जवाब देता है कि मैं फेंक दूंगा। इसके बाद वे काम शुरू करने के लिए तैयार
तैयार हो जाते हैं। रात में तीनों लोग बंदरगाह पर पहुंचते हैं, लेकिन रोमन अजीब व्यवहार करने लगा है। पेड्रो उसे याद दिलाता है कि उन्हें ब्रैडली के आदेश मानने हैं। ब्रैडली नाव खुद चलाता है और सही जगह पहुंचकर रुकता है। पेड्रो पानी में उतरकर एक बॉक्स लेकर आता है जिसमें लगभग $3 मिलियन की ड्रग्स होती हैं। वे वापस लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ब्रैडली अचानक अपना पैकेज पानी में फेंक देता है और बाकी दोनों से भी ऐसा करने को कहता है, लेकिन रोमन और पेड्रो उसकी बात नहीं मानते और उस पर हमला कर देते हैं। ब्रैडली खुद को नियंत्रित करता है और उन्हें जाने देता है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है और गोलीबारी शुरू हो जाती है। ब्रैडली बचने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो एक योजना बनाता है। वो दिखावा करता है कि वो पुलिस की मदद कर रहा है और पीछे से पेड्रो को गोली मार देता है और फिर रोमन को भी मार देता है, लेकिन अंत में पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। पूछताछ में डिटेक्टिव वॉटकिंस उसे सवाल करता है, लेकिन ब्रैडली चालाकी से जवाब देता है। उसके खिलाफ पक्के सबूत नहीं मिलते, लेकिन वो 2 लोगों की हत्या के कारण मुश्किल में पड़ जाता है। अदालत से पहले उसे एक बार अपनी पत्नी से मिलने दिया जाता है। ब्रैडली उसे और अपने बच्चे का ख्याल रखने को कहता है। अंत में उसे 7 साल की जेल की सजा मिलती है और उसे फ्रैंकलिन एयरफोर्स जेल भेज दिया जाता है। जेल में उससे उसकी सारी कीमती चीजें ले ली जाती हैं, यहाँ तक कि उसकी शादी की अंगूठी भी। उसे मेडिकल जांच के बाद ऊपर की सेल में भेजा जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग कैदी लेफ्टी से होती है। जेल अधिकारी आंद्रे उसे नियम समझाता है कि जब भी घंटी बजे सभी कैदियों को बाहर आकर हाजिरी लगानी होगी। ब्रैडली नियम सुनकर अपनी सेल में चला जाता है और थकान के कारण सो जाता है। जब घंटी बजती है, बाकी सभी कैदी बाहर आ जाते हैं, लेकिन ब्रैडली सोया रहता है। इससे जेल की व्यवस्था बिगड़ जाती है और बाकी कैदियों को इंतजार करना पड़ता है। बाद में जब वो आता है तो आंद्रे बहुत गुस्सा होता है और उसे चेतावनी देता है। उसी समय घर पर लॉरेन सो रही होती है। जब उसे लगता है कि कोई घर में घुस आया है, वो खुद को बचाने के लिए बंदूक निकालती है, लेकिन हमलावर उसे टेजर मारकर बेहोश कर देते हैं। जेल में लेफ्टी ब्रैडली को बताता है कि कोई उससे मिलने आया है। वहाँ ब्रैडली की मुलाकात एक महिला डॉक्टर डेनिस से होती है। डेनिस उसे बताती है कि डॉक्टर प्लासिड ने उसे फोन किया है, जो लॉरेन का डॉक्टर है और उसकी प्रेगनेंसी में समस्या है। अगले दिन ब्रैडली डॉक्टर प्लासिड से मिलता है, लेकिन वो उसे पहले कभी नहीं देखा होता। असल में वो डॉक्टर नहीं बल्कि एलिजर का आदमी होता है। वो बताता है कि एक डील में $3 मिलियन का नुकसान हुआ है और एलिजर बहुत गुस्से में है। वो ब्रैडली को एक फोटो दिखाता है जिसमें लॉरेन को अगवा किया गया होता है। वो कहता है कि अगर ब्रैडली एक आदमी क्रिस्टोफर को मार देगा जो ब्लॉक 99 में कैदी है, तो लॉरेन और उसका बच्चा छोड़ दिए जाएंगे। ये सुनकर ब्रैडली पूरी तरह टूट जाता है और समझ नहीं पाता कि उसे ये खतरनाक काम करना चाहिए या नहीं। थोड़ी देर बाद आंद्रे ब्रैडली को वापस उसकी सेल में ले जाने के लिए आता है। अचानक ब्रैडली अपने जूते उतार देता है और आंद्रे पर हमला कर देता है। वह उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। असल में ब्रैडली ये सब जानबूझकर कर रहा है। उसका मकसद परेशानी पैदा करना है ताकि उसे रेडक्लिफ जेल में ट्रांसफर किया जा सके। आंद्रे गुस्से में आ जाता है और अपने बैटन से ब्रैडली को मारना शुरू कर देता है। लड़ाई बहुत तेज हो जाती है। इस संघर्ष के दौरान ब्रैडली आंद्रे पर इतना जोर से वार करता है कि उसका एक हाथ टूट जाता है। आंद्रे की चीखें सुनकर अन्य जेल गार्ड जल्दी वहां आ जाते हैं। वे तुरंत ब्रैडली को हथकड़ी लगाकर नीचे की सेल में ले जाते हैं। हालांकि ब्रैडली अभी भी किसी भी कीमत पर रेडक्लिफ जेल पहुंचना चाहता है, इसलिए वो फिर से एक और लड़ाई शुरू कर देता है और 3 गार्डों पर हमला करने लगा है। ब्रैडली की बढ़ती हुई हिंसा देखकर एक गार्ड अंत में उसे टेजर गन से करंट लगाता है। उनका प्लान काम कर जाता है। ब्रैडली को आधिकारिक रूप से एक खतरनाक कैदी घोषित कर दिया जाता है। इसी कारण उसे रेडक्लिफ जेल में ट्रांसफर कर दिया जाता है। रेडक्लिफ पहुंचने के बाद ब्रैडली की मुलाकात क्रूर वार्डन टैग्स और उसके 4 अफसरों से होती है। टैग्स उसे चेतावनी देता है और कहता है, तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की है। वो समझाता है कि रेडक्लिफ जेल बहुत सख्त और भारी सुरक्षा वाली है। वो ये भी बताता है कि जेल के अंदर की परिस्थितियाँ बहुत ही खराब और भयावह हैं। इस चेतावनी के बाद ब्रैडली को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाता है। जांच पूरी होने के बाद उसे ब्लॉक 59 में रखा जाता है, ब्लॉक 99 के बजाय। ब्रैडली अपना नया सेल देखकर हैरान रह जाता है। वो टैग्स की चेतावनी को याद करता है। ये सेल बहुत ही गंदा है। पिछले कैदी ने सेल के अंदर मानव अपशिष्ट छोड़ दिया था। अंदर की बदबू असहनीय है। फिर भी ब्रैडली अपने परिवार के लिए सब कुछ सहने का फैसला करता है। वो चुपचाप अपना वेस्ट उतारता है और उससे अपनी नाक ढक लेता है ताकि बदबू कम लगे। इसके बाद वो लेट जाता है और सो जाता है। थोड़ी देर बाद एक गार्ड उसकी सेल का दरवाजा खटखटाता है। ब्रैडली को 60 मिनट की ताजी हवा के लिए बाहर आने की अनुमति दी जाती है। बाहर आते ही ब्रैडली तुरंत क्रिस्टोफर को ढूंढना शुरू कर देता है। उसी समय डेरेक नाम का एक कैदी उसके पास आता है। ब्रैडली डेरेक से पूछता है, क्या तुम क्रिस्टोफर नाम के किसी व्यक्ति को जानते हो? डेरेक साफ साफ जवाब देता है, रेडक्लिफ जेल में क्रिस्टोफर नाम का कोई कैदी नहीं है। ये जवाब सुनकर ब्रैडली हैरान रह जाता है। अब भ्रमित होकर ब्रैडली पास में अभ्यास कर रहे कैदियों के एक समूह की ओर देखता है। वो उनके पास जाकर जानकारी लेने के बारे में सोचने लगा है। डेरेक ब्रैडली को चेतावनी देता है कि वो उन कैदियों के समूह के पास न जाए और उसे बताता है कि वे सभी खतरनाक साइकोपैथ्स हैं। हालांकि ब्रैडली इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और फिर भी उनकी ओर चला जाता है। जैसे ही वो उनके पास पहुंचता है, कैदी गुस्से में आ जाते हैं। ब्रैडली जानबूझकर उन्हें लड़ाई के लिए उकसाता है। जल्दी ही एक भयंकर झगड़ा शुरू हो जाता है। ब्रैडली उन्हें आक्रामक रूप से मारना शुरू कर देता है। असल में वो ये सब जानबूझकर कर रहा है। उसका मकसद खुद को बेहद खतरनाक कैदी के रूप में दर्ज करवाना है ताकि उसे ब्लॉक 99 में ट्रांसफर किया जा सके। तभी वो क्रिस्टोफर को ढूंढ सकेगा और अपने परिवार को बचा सकेगा। लड़ाई के दौरान एक गार्ड हवा में गोली चलाता है ताकि हंगामा रुक सके। गोली की आवाज सुनकर और गार्ड वहां आ जाते हैं, लेकिन ब्रैडली और ज्यादा हंगामा करता है और
गार्डों पर भी हमला कर देता है। अंत में वार्डन टैग्स वहां पहुंचता है। वो गार्डों को आदेश देता है कि ब्रैडली का चेहरा ढक दिया जाए। चेहरा ढकने के बाद ब्रैडली को तुरंत ब्लॉक 99 में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो जमीन के नीचे गहराई में स्थित है। जब ब्रैडली वहां पहुंचता है तो गार्ड सबसे पहले उसके शरीर पर एक रिमोट से चलने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाते हैं जो उसे करंट दे सकता है। इसके बाद वे उसे उसकी सेल में फेंक देते हैं। सेल के अंदर तेज कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे हुए हैं। कुछ ही देर बाद टैग्स उस डिवाइस को रिमोट से एक्टिवेट करता है और ब्रैडली को करंट देता है। दृश्य फिर लॉरेन की ओर जाता है, जिसे अभी भी बंधक बनाकर रखा गया है। उसकी हालत और भी खराब हो चुकी है। इस समय डॉक्टर प्लासिड उसकी तस्वीरें ले रहा होता है। एक कोरियन अबॉर्शन स्पेशलिस्ट भी उसके साथ मौजूद है। यह साफ संकेत देता है कि वे उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करने की योजना बना रहे हैं। कहानी फिर ब्रैडली की ओर लौटती है। वो अपनी सेल में करंट लगने के बाद बेहोश पड़ा है। कुछ समय बाद वो धीरे धीरे होश में आता है। जैसे ही वो उठता है वो जोर जोर से क्रिस्टोफर का नाम पुकारने लगा है। अचानक पास वाली सेल का एक कैदी उससे बात करता है। वो कैदी ब्रैडली को बताता है कि ब्लॉक 99 में क्रिस्टोफर नाम का कोई कैदी नहीं है। ये सुनकर ब्रैडली पूरी तरह हैरान रह जाता है। तभी कुछ गार्ड उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसकी सेल पर आ जाते हैं। वे उसे बाहर खींचते हैं और फिर से इलेक्ट्रिक डिवाइस से करंट देने लगे हैं। इसी समय एक गार्ड ब्रैडली को बताता है कि क्रिस्टोफर उससे मिलना चाहता है। ब्रैडली को फिर एक दूसरी सेल में ले जाया जाता है। यहाँ सच्चाई आखिरकार सामने आती है और ये ब्रैडली को झकझोर देती है। सेल के अंदर मौजूद आदमी क्रिस्टोफर नहीं होता, बल्कि वो एलिजर होता है और वही हिंसक कैदी भी होता है जिसे ब्रैडली पहले पीट चुका था। असल में क्रिस्टोफर कभी था ही नहीं। यह नाम केवल एलिजर द्वारा बनाई गई एक चाल थी। एलिजर ने ब्रैडली को ब्लॉक 99 में फंसाने के लिए ये झूठ इस्तेमाल किया था ताकि वो उससे बदला ले सके। ब्रैडली की वजह से एलिजर को $3 मिलियन का नुकसान हुआ था। उसे ब्रैडली की गिरफ्तारी के बाद पकड़ लिया गया था। इसके अलावा ब्रैडली ने पेड्रो को भी मार दिया था, जो एलिजर का ब्रदर इन लॉ था। इन सभी कारणों से एलिजर अब बदला लेना चाहता है। एलिजर ने गार्डों को रिश्वत दी है ताकि वे उसके साथ सहयोग करें। ब्रैडली को फिर से इलेक्ट्रिक करंट देकर बेरहमी से टॉर्चर किया जाता है। एलिजर उसे लॉरेन की एक तस्वीर दिखाता है जो डॉक्टर प्लासिड ने भेजी थी। वह उसे बताता है कि न तो वह और न ही उसका परिवार बच पाएगा। इसके बाद ब्रैडली को बुरी तरह पीटा जाता है और वापस उसकी सेल में फेंक दिया जाता है। एलिजर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रिमोट अपने पास रखता है जो लगातार ब्रैडली को करंट देता रहता है। ब्रैडली पूरी तरह थक जाता है और टूट जाता है। उसके परिवार को बचाने की सारी कोशिशें विफल लगी हैं। बाद में वो पास वाली सेल के कैदी से बात करना शुरू करता है। बातचीत के दौरान ब्रैडली एक चालाक तरीका सोचता है। वो अपने जूते का सॉइल निकालता है और उसे इलेक्ट्रिक डिवाइस के सेंसर पर रख देता है। इससे सिग्नल ब्लॉक हो जाता है और करंट रुक जाता है। थोड़ी देर बाद गार्ड उसे चेक करने आते हैं। वे उसे बाहर कॉरिडोर में ले जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो जिंदा है या नहीं। जब गार्ड उसे वापस जाने को कहते हैं तो ब्रैडली दिखावा करता है कि उसे अभी भी करंट लग रहा है और कहता है, मुझे थोड़ी ताजी हवा लेने दो। गार्ड उसकी बात मना कर देते हैं। वे फिर से डिवाइस एक्टिवेट करते हैं और उसे करंट देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि इलेक्ट्रॉनिक शील्ड पहले ही बंद हो चुका है। ब्रैडली दर्द का नाटक करता रहता है। फिर सही मौके पर वो अचानक दोनों गार्डों पर हमला कर देता है। एक भयंकर संघर्ष कॉरिडोर में शुरू हो जाता है। ब्रैडली एक गार्ड को मार देता है। दूसरा गार्ड डर जाता है और वहीं जम जाता है। ब्रैडली उससे चाबियां छीन लेता है और उसे पास की सेल में बंद कर देता है। इसके बाद ब्रैडली सीधे उस सेल की ओर जाता है जहां एलिजर बंद है। रास्ते में उसे कई हिंसक कैदी मिलते हैं। ये वही साइकोपैथ इनमेट्स हैं जिनसे वो पहले लड़ चुका था। ब्रैडली एक एक करके उन पर हमला करता है। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। वो एक कैदी को नीचे गिरा देता है और उसका चेहरा अपने पैरों से कुचल देता है। दूसरा कैदी वापस लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडली उसे हरा देता है और लड़ाई में उसे मार देता है। आखिरी कैदी भी उस पर हमला करता है, लेकिन ब्रैडली उसे बुरी तरह पीटता है जब तक वो गिर नहीं जाता। इन कैदियों को हराने के बाद ब्रैडली आखिरकार एलिजर तक पहुंच जाता है। अब ब्रैडली उस आदमी के सामने खड़ा होता है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी और उसे उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे से अलग कर दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के ब्रैडली उसे जोर से मुक्का मारता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो एलिजर का फोन छीन लेता है और उससे अपने आदमियों को कॉल करने के लिए कहता है। ब्रैडली उसे आदेश देता है कि लॉरेन का अबॉर्शन तुरंत रोका जाए। हालांकि एलिजर सहयोग करने से इनकार कर देता है। ये देखकर ब्रैडली बेरहमी से उसकी टांग तोड़ देता है। असहनीय दर्द में एलिजर आखिरकार मान जाता है। वह अपने आदमियों को कॉल करता है और उन्हें प्रक्रिया रोकने का आदेश देता है। ब्रैडली ये भी मांग करता है कि लॉरेन को सुरक्षित रूप से गिल के पास ले जाया जाए। एलिजर मजबूरी में मान जाता है। इसके बाद ब्रैडली एलिजर को वापस सेल क्षेत्र में घसीटता है और उसे गार्डों के साथ बंद कर देता है। जैसे ही ब्रैडली सेल का दरवाजा बंद करने वाला होता है, वार्डन टैग्स अपने कई अफसरों के साथ वहां पहुंचता है। टैग्स गुस्से में ब्रैडली से अपने गायब गार्डों के बारे में पूछता है। ब्रैडली शांत होकर जवाब देता है कि उनमें से एक पहले ही मर चुका है। वो ये भी चेतावनी देता है कि अगर दरवाजा खोला गया तो दूसरा गार्ड भी मर जाएगा। असल में ब्रैडली सिर्फ समय खरीद रहा है। वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि उसकी पत्नी सुरक्षित है या नहीं। इसी बीच एलिजर के आदेश के अनुसार डॉक्टर प्लासिड और कोरियन डॉक्टर लॉरेन को गिल से मिलने ले जाते हैं। वे उसे सुरक्षित वहां छोड़ देते हैं। डॉक्टर प्लासिड ये सुनिश्चित करने के लिए कि गिल कुछ गलत न करे उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन जैसे ही वे जाने लगे हैं, गिल अचानक स्नाइपर राइफल निकालता है। वो डॉक्टर प्लासिड के सिर में गोली मार देता है और उसे तुरंत मार देता है। लॉरेन फिर उस राइफल को गिल से ले लेती है। वो उससे उस कोरियन डॉक्टर को मार देती है जो अबॉर्शन करने आया था। उसी समय ब्रैडली को आखिरकार गिल
गिल का फोन कॉल मिलता है। गिल उसे बताता है कि लॉरेन अब सुरक्षित है। वो ये भी वादा करता है कि अब वो उसकी देखभाल करेगा। इसके बाद गिल फोन लॉरेन को दे देता है। ब्रैडली उससे थोड़ी देर बात करता है और अपने अजन्मे बच्चे के लिए अपने आखिरी शब्द कहता है। वो कहता है, एक अच्छा इंसान बनो, स्वस्थ रहो, समझदार रहो और एक अच्छा जीवन जीना। ब्रैडली को गहराई से पता होता है कि वो अपने बच्चे को कभी नहीं देख पाएगा। ये सोचकर वो बहुत दुखी हो जाता है। सेल के बाहर टैग्स अधीर हो जाता है और गुस्से से ब्रैडली से पूछता है कि क्या उसका इमोशनल मोमेंट खत्म हो गया है। ब्रैडली शांत होकर जवाब देता है, मुझे बस एक और मिनट दे दो। इसके बाद ब्रैडली एलिजर के पास लौटता है। गुस्से से भरा हुआ वो उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। लड़ाई बहुत हिंसक हो जाती है। ब्रैडली उसे तब तक मारता रहता है जब तक एलिजर मर नहीं जाता। इस समय टैग्स पूरी तरह अपना धैर्य खो देता है। वो हथियार लेकर सेल में घुस जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के टैग्स ब्रैडली को सिर में गोली मार देता है। ब्रैडली तुरंत मर जाता है और यही कहानी समाप्त हो जाती है। कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी जीवन में गंभीर कठिनाइयां आती हैं, लेकिन गलत रास्ता चुनने से केवल और बुरे परिणाम मिलते हैं। जैसे ब्रैडली के फैसलों ने आखिर में उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इसलिए हमेशा याद रखें कि गलत निर्णय दर्दनाक परिणाम ला सकते हैं। बस आज की कहानी यही थी। मिलते हैं अगले वीडियो में।